प्यारे बच्चों, स्वामी केशवानंद की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक सामान्य सा अंग्रेजी का टॉपिक है पैसिव वॉइस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक सभी कक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, चाहे 9वीं क्लास हो, 10वीं हो, 11वीं हो, सबके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सब में बहुत ज़रूरी है। तो आज हम पैसिव वॉइस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, रोहित रॉट ए लेटर, और एक सेंटेंस लिखा हुआ है ए लेटर वॉज रिटन बाय रोहित। जो ऊपर वाला सेंटेंस लिखा हुआ है ये एक्टिव वॉइस में है, ये एक्टिव वॉइस में है। जो नीचे वाला सेंटेंस लिखा हुआ है ये पैसिव वॉइस में है। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, पैसिव वॉइस कब काम आता है, इन सब के बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस सेंटेंस में जो रोहित है वो सब्जेक्ट है, और जो एक्शन है, जो वर्ब है, वो रॉट है। रॉट का मतलब होता है लिखना, ये एक्शन है, वर्ब है। अब आप सेंटेंस को पढ़ करके देख रहे हो तो मतलब है सेंटेंस का, रोहित ने पत्र लिखा, रोहित ने पत्र लिखा। इस सेंटेंस में जो रोहित है वो इस वर्ब का डूअर है। डूअर का मीन्स करने वाला, परफॉर्मर। रोहित पत्र को लिखने का काम कर रहा है, रोहित इस कार्य का डूअर है। डूअर कार्य को करने वाला है, रोहित ने पत्र लिखने का काम किया है। जबकि हम सेकंड सेंटेंस में देखते हैं, उसमें सब्जेक्ट ए लेटर है, ए लेटर, और वर्ब वही रिटन है। लेकिन यहां देखते हैं जो ए लेटर सब्जेक्ट है, ये इस काम को परफॉर्म नहीं कर रहा है, बल्कि इस काम को क्या कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है, इस काम को रिसीव कर रहा है। इस तरह से इस सेंटेंस में ए लेटर है, जो सब्जेक्ट है हमारा, वो एक्शन का रिसीवर है, रिसीवर है। तो प्यारे बच्चों, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सेंटेंस में अंतर इस बात का होता है कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन का डूअर होता है, परफॉर्मर होता है। जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को परफॉर्म करता है, और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को परफॉर्म नहीं करता, बल्कि उसको क्या करता है, रिसीव करता है। एक्शन को क्या करता है, वो रिसीव करता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। बाकी एक्टिव से पैसिव जब हम बनाते हैं तो वाक्य के अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इस वाक्य का और इस वाक्य का, इन दोनों सेंटेंस का सेम अर्थ है, इनके अर्थ में कोई डिफरेंस नहीं है, और ना ही इनके टेंस में डिफरेंस है। इसके अर्थ में और इनके टेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस इस बात का है कि ये जो सब्जेक्ट है ये इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, ये इसका डूअर है, और पैसिव वॉइस में जो ये सब्जेक्ट है ये इसको परफॉर्म नहीं कर रहा, बल्कि इसको क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो हम आगे और डिटेल से डिस्कस करते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द डूअर ऑफ द एक्शन, एक्शन का डूअर होता है। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन का डूअर होता है,
परफॉर्मर होता है। पैसिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन का रिसीवर होता है, एक्शन को वो रिसीव करता है, एक्शन को प्राप्त करता है, एक्शन को परफॉर्म नहीं करता। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में एक कॉमन डिफरेंस है। अब हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं प्यारे बच्चों। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय वाक्य के अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। जब हम किसी वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो उसके वाक्य में, उसके अर्थ में कोई भी चेंज नहीं आता और ना ही उसके टेंस में परिवर्तन आता है। राम रोहित wrote a letter was written by रोहित। इस वाक्य का अर्थ है रोहित ने एक पत्र लिखा, और पैसिव जो सेंटेंस है इसका अर्थ है एक पत्र रोहित के द्वारा लिखा गया। तो हमने देखा कि इन दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है और इन दोनों के टेंस में भी कोई अंतर नहीं है, दोनों का टेंस भी सेम है। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये सिंपल पास्ट टेंस है प्यारे बच्चों, ये सिंपल पास्ट टेंस है। और प्यारे बच्चों ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। इनके अर्थ में और इनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं है। ये भी सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, ये भी सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। दोनों के टेंस में और दोनों के मीनिंग में, अर्थ में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस इस बात का है कि ये सेंटेंस है जो एक्टिव में है, ये सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में इसलिए है क्योंकि जो इसका सब्जेक्ट है रोहित, वो इस एक्शन को जो कि लिखना है इसको परफॉर्म कर रहा है, ये इसको परफॉर्म कर रहा है, इस कार्य को ये स्वयं कर रहा है। और यहां जो सब्जेक्ट है ए लेटर, वो इस एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा बल्कि इस एक्शन को रिसीव कर रहा है, इसलिए ये वाक्य पैसिव वॉइस में है। अब हम पढ़ते हैं कि कहां हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। When we use पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस को यूज करने की जरूरत कहां पड़ती है, किन परिस्थितियों में हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं, इन बातों को हम पढ़ते हैं। पहला, जब हम कार्य को करने वाला कौन है, कार्य को करने वाला कौन है, कार्य को करने वाला कौन है, इस बात में इंटरेस्टेड नहीं होते, इस बात में इंटरेस्टेड नहीं होते। इस बात में इंटरेस्टेड नहीं होते, बल्कि इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि कार्य क्या किया गया है, बल्कि कार्य क्या किया गया है। तो ध्यान से सुनो, पैसिव वॉइस का यूज किन परिस्थितियों में करते हैं। पहला, जब हम इस बात में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कि कार्य को करने वाला कौन है, कार्य किस व्यक्ति ने किया है, बजाय इसके कि हम इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि कार्य क्या किया गया है, तब हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। नंबर 2, जब हमें कार्य के करने वाले का पता ही ना हो कि इस कार्य को करने वाला कौन है, इस कार्य का डूअर कौन है, इस एक्शन का डूअर कौन है, जब हमें कार्य के करने वाले का पता नहीं होता, तब हमें
पैसिव वॉइस यूज करना होता है। जब हम कार्य के करने वाले को नहीं जानते हैं और साइंटिफिक प्रोसेस में मोस्टली हम पैसिव वॉइस का ही यूज करते हैं। पैसिव वॉइस से संबंधित दो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने वाला हूं। पहली बात, पैसिव वॉइस बनाते समय सेंटेंस का मीनिंग और टेंस चेंज नहीं होता है। मीनिंग और टेंस चेंज नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। नंबर 2, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम प्रत्येक सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं बच्चों, यह ध्यान रखने की बात है। आप प्रत्येक सेंटेंस का, आपके मन में जो आया सेंटेंस, सर आप इसका पैसिव वॉइस बना करके बताइए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम प्रत्येक सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। आप कहो कि ही इज गोइंग टू अलवर, ही इज गोइंग टू अलवर, इसका पैसिव वॉइस संभव नहीं है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। आप कहो ही वेंट टू स्कूल, इसका पैसिव वॉइस संभव नहीं है। आप कहो ही रन्स फास्ट, इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस संभव नहीं है। वजह क्या है प्यारे बच्चों, उसे जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर में इन सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बन सकता। तो जो दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पैसिव वॉइस केवल ट्रांसिटिव वर्ब्स का ही बनता है। ट्रांसिटिव वर्ब्स मतलब सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ ऑब्जेक्ट्स कर्म का प्रयोग होता है उन्हें हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जिन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग होता है, कर्म का प्रयोग होता है, उन्हें हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए यह शर्त जरूरी है कि आपका जो वर्ब है वो ट्रांसिटिव होना चाहिए, सकर्मक होना चाहिए। इसलिए जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है प्यारे बच्चों वो ये है, ओनली ट्रांसिटिव वर्ब्स आर पैसिव वॉइस्ड। केवल ध्यान रखें बच्चों, केवल जो ट्रांसिटिव वर्ब हैं, जो सकर्मक क्रियाएं हैं, उनका ही पैसिव वॉइस संभव है। इंट्रांसिटिव वर्ब का, अकर्मक क्रियाओं का हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। और जैसा कि आप इन तीनों सेंटेंसेस को देखिए, इनमें जो अलवर है, जो स्कूल है, जो फास्ट है, वो ऑब्जेक्ट यानी कर्म नहीं है। इसलिए गोइंग, वेंट, रन्स ये वर्ब हैं, ये इंट्रांसिटिव हैं, अकर्मक हैं, क्योंकि इन्होंने अपने साथ क्या नहीं लिया है, कर्म नहीं लिया है। ये कर्म नहीं है, ये एडवर्ब हैं। ये क्या है, एडवर्ब हैं। इसलिए ये जो वर्ब हैं, गोइंग, वेंट, रन्स, ये तीनों वर्ब कैसी वर्ब हैं, इंट्रांसिटिव है, अकर्मक है। इसलिए इन तीनों सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस संभव नहीं है। हम इन तीनों सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। प्यारे बच्चों एक बार फिर दोबारा सुनो, पैसिव वॉइस के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें। पहली बातें, जब आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे, सेंटेंस का मीनिंग और टेंस परिवर्तित नहीं होता है। दूसरी बात, आप प्रत्येक सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, आप केवल ट्रांसिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बना सकते हो। ट्रांसिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया,
जिन क्रियाओं के साथ कर्म आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अब कर्म की पहचान आप कैसे करोगे, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट की पहचान किसी सेंटेंस में हम किस प्रकार करेंगे। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रत्यक्ष कहते हैं, इनडायरेक्ट को हम अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे? आपको सेंटेंस में दी गई वर्ब से, जो सेंटेंस में वर्ब है उससे क्वेश्चन पूछना होगा, प्रश्न पूछना होगा। व्हाट, व्हाट हिंदी मीनिंग होता है क्या। व्हाट, जो आप वर्ब से व्हाट क्वेश्चन पूछोगे क्या, और व्हाट का जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह से हम वर्ब से प्रश्न पूछेंगे whom, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसे या किसको, और जो किसे या किसको से प्रश्न पूछने पर आंसर आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। He gave me a prize, इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है और गेव वर्ब है। वर्ब, प्यारे बच्चों, जो वर्ब है वो गेव है। गेव का हिंदी मीनिंग जैसा कि आप जानते हो दिया, ये पास्ट फॉर्म है। दिया, देना बेस फॉर्म होता है दिया। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, आपको वर्ब से क्वेश्चन पूछना है व्हाट और whom, क्या और किसे। अगर व्हाट से आंसर मिलता है तो आपका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होगा, अगर आपको whom से आंसर मिलता है तो ऑब्जेक्ट आपका इनडायरेक्ट होगा। तो हम इन एग्जांपल्स में इन दोनों कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। तो वर्ब है दिया, दिया, तो मैं लगाता हूं इसके आगे व्हाट। व्हाट गेव, क्या दिया, क्या दिया। तो प्यारे बच्चों, क्या दिया, आंसर आया क्या दिया, ए प्राइज। क्या दिया, ए प्राइज। तो ए प्राइज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप होम से क्वेश्चन कीजिए, होम लगाइए गेव के आगे। होम गेव, किसको दिया, किसको दिया, मुझे दिया, मुझे, मी, मी। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने मुझे एक उपहार दिया। तो आप जब व्हाट से क्वेश्चन करोगे, व्हाट गेव, क्या दिया, तो आंसर आया क्या, ए प्राइज, एक उपहार। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आपने क्वेश्चन किया वर्ब से, गेव से, होम गेव, किसको दिया, तो आंसर आया मी, मुझको। तो आपका मी जो है वो कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं। कौन कौन से, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन सा हो गया, ए प्राइज, और इनडायरेक्ट कौन सा हो गया, मी। इसी तरह अब हम दूसरे एग्जाम्पल में बात करते हैं। माई ग्रैंड मदर टेल्स मी स्टोरीज एट नाइट। मेरी दादी माँ मुझे रात में कहानियां सुनाती है। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है, वर्ब वो है टेल्स, सुनाना। टेल्स, सुनाना। अब वही कंडीशन हमें अप्लाई करनी है जैसा कि इस सेंटेंस में की थी। तो लगाइए वर्ब के आगे व्हाट, व्हाट टेल्स, क्या सुनाती है, क्या सुनाती है। तो प्यारे बच्चों, क्या आंसर आया, क्या सुनाती है, कहानियां। जैसा कि आपको पता चल गया होगा, कहानियां। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप खुद लगा करके देखिए, होम टेल्स, किसको सुनाती है, मुझको।
तो मी कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से इस सेंटेंस में भी क्या है? डबल ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों हैं, डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है। एक और सेंटेंस को देखते हैं, ही रेड द बुक। ये सेकंड फॉर्म है रेड बच्चों, रेड। इसका प्रोनाउंसिएशन रेड होता है, इसका जो बेस फॉर्म होता है वो रीड होता है, रीड, रेड, रेड। तो ये सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म नहीं है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन रेड होगा, ध्यान रखें। ही रेड द बुक। अब वर्ब है जो है रेड, रेड का मीन्स होता है पढ़ना, पढ़ा। तो आप क्वेश्चन कीजिए, व्हाट रेड, व्हाट रेड, क्या पढ़ा? तो आपको पता चल गया होगा क्या आंसर आया? बुक को पढ़ा, पुस्तक को पढ़ा। तो द बुक क्या है आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस तरह से इस सेंटेंस में केवल एक ही ऑब्जेक्ट है, और वो कौन सा है? डायरेक्ट, द बुक। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है द बुक। इस तरह से इन तीनों सेंटेंसेस में हमने पाया कि इनमें ऑब्जेक्ट्स हैं, इसलिए इन तीनों सेंटेंसेस का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि इनमें जो वर्ब है, इसकी वर्ब क्या है? गेव। क्या वर्ब है इसकी? गेव। इसकी वर्ब क्या है प्यारे बच्चों? टेल्स। और इसकी वर्ब क्या है? रेड। ये जो तीनों वर्ब हैं, ये तीनों वर्ब ट्रांसिटिव हैं, सकर्मक हैं, इनके साथ कर्म का, ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग हुआ है। अतः हम इन तीनों वर्ब का क्या बना सकते हैं? पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और आपके लिए मैं थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी और देना चाहता हूं प्यारे बच्चों। जिस वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है प्यारे बच्चों, एक ऑब्जेक्ट, उसको हम मोनोट्रांजिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोट्रांजिटिव। और जिसके साथ दो डबल ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं, डबल ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं, जिसके साथ, जिस वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, उनको हम डायट्रांजिटिव कहते हैं। डायट्रांजिटिव। ड्राई। हिंदी में मोनोट्रांसिटिव को कहते हैं एक कर्मक। शब्द से ही क्लियर हो रहा है, एक कर्मक का मतलब जिसके साथ एक कर्म आए, और ड्राई ट्रांसिटिव का मतलब होता है द्विकर्मक। द्विकर्मक का मतलब जिसके साथ दो कर्म आए। तो आप देख रहे हो, गेव जो वर्ब है, इसके साथ दो आए हैं, पहला ऑब्जेक्ट और ये दूसरा ऑब्जेक्ट, इसलिए ये कैसी वर्ब हो गई? डायट्रांजिटिव, द्विकर्मक। इसके साथ भी दो ऑब्जेक्ट आए हैं, मी और स्टोरीज, इसलिए ये भी कैसी वर्ब हो गई? डायट्रांजिटिव। और इसके साथ, रेड के साथ एक ही ऑब्जेक्ट आया है, द बुक, एक ही ऑब्जेक्ट आया है, तो ये एक कर्मक हो गई। और एक कर्मक को क्या कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में? मोनोट्रांसिटिव। प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो में सिर्फ पैसिव वॉइस का जो नॉर्मल, जो जनरल इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, और हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब से क्वेश्चन पूछोगे व्हाट, क्या, जो आंसर मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब से प्रश्न पूछोगे whom, किसे या किसको, जो आंसर मिलेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब आपके सामने एक समस्या आ रही होगी, अगर किसी वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट हो तो फिर कौन सा ऑब्जेक्ट पहले लगाया जाता है, कौन सा ऑब्जेक्ट बाद में लगाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस दुविधा को मैं दूर कर देता हूं। हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लगाएं तो हमारे लिए सुविधा रहती है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले लगाएं तो हमारे लिए क्या रहती है? सुविधा रहती है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लगाते हैं। यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लगाना चाहे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पहले लगाना चाहें और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप बाद में लगाना चाहें,
तो आपको फिर कोई ना कोई प्रपोजिशन ऐड करना होता है, जो कि थोड़ा कठिन होता है कि कौन सा प्रपोजिशन लगे। नॉर्मली हम 2 या 4 का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली हम 2 या 4 का प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आप पहले लगाओगे तो फिर आपको इसके बाद 2 या 4 में से कोई एक प्रपोजिशन लगाना होगा। नॉर्मली इन दो में से लगाते हैं, लेकिन ये दोनों ही फिक्स नहीं है। फिर इसके बाद आपको क्या लगाना होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना होता है। तो इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में है। तो अब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लगाइए, तो सेंटेंस क्या होगा? ही गेव ए प्राइज को आगे लगाया आपने, जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ए प्राइज, अब आपको 2 या 4 में से लगाना होगा। ए प्राइज फॉर मी। अब ये सेंटेंस इस तरह भी हम आप इसको लिख सकते हैं। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये हमने एक्टिव से पैसिव में नहीं बदला है, हमने केवल ऑब्जेक्ट्स का जो क्रम है वो चेंज किया है। आप पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लगा सकते हो और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लगा सकते हो, ये हमारे लिए सुविधाजनक है। लेकिन अगर आप पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लगाना चाहो तो उसके बाद आपको 2 या 4 में से कोई एक प्रपोजिशन लगाना होगा, फिर इसके बाद आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। एक और बात प्यारे बच्चों, हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में बातें कर रहे थे। एक बात और ध्यान देने की है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग, निर्जीव होता है। ध्यान रखना, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो प्रत्यक्ष होता है, ये नॉन लिविंग होता है। और जो इनडायरेक्ट होता है ये लिविंग होता है, सजीव होता है, यानी कोई पर्सन होगा, पर्सन, कोई व्यक्ति होगा। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग होता है, निर्जीव होता है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ये पर्सन होगा। जैसा कि आपने देखा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? मी, मुझे, तो मुझे व्यक्ति है, एक पर्सन है मुझे। और ए प्राइज जो कि आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक निर्जीव है, नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग। तो इससे भी आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने में आसानी होगी। प्यारे बच्चों, अब एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं इस बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ये तो पैसिव वॉइस का एक जर्नल, एक सामान्य सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, एक सामान्य सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करते हैं। जय हिंद।